हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास वी आर डन विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ बजटिंग। बजट चैप्टर के हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखे, जिसमें बजट का मतलब क्या, बजटिंग, बजटिंग कंट्रोल वगैरह, क्या क्या अलग अलग प्रकार के बजट्स बनते हैं, उसके क्वेश्चंस वगैरह हमने देखे। वो पढ़ लेना अब, लास्ट क्लास में रिवीजन करके जाके देख लेना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब हम इसका थोड़ा सा हल्का सा जो थेरी पार्ट बचा हुआ है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। बेटा अगेन मैंने आपको बताया 60% ऑफ योर सिलेबस विल बी फ्रॉम थियरी पार्ट, तो यू कैन नॉट इग्नोर थियरी पार्ट। आप गलती से भी सोच नहीं सकते थियरी पार्ट इग्नोर करने की। तो ज़रा ज़रा सुनते चलो फटाफट, क्योंकि अगर मैं खुद से पढ़ने बोलूँगा आप पढ़ोगे नहीं। तो हमारा क्लास में आने का इंटेंशन ही ये है कि यस यू विल गो थ्रू थियरी पार्ट इन द क्लास इटसेल्फ। जैसा मिसलेनियस कई अलग अलग प्रकार के बजट है हमने ऊपर देखे, फंक्शन वाइज बजट देखे, मास्टर बजट देखे, कैपेसिटी वाइज बजट देखे। ये कुछ अलग अलग और मिसलेनियस बजट्स है। मिसलेनियस बजट्स के नाम दिए बेसिकली। जैसा अगर हम बात करेंगे तो पहला बजट है बेसिक बजट। पहला बजट का नाम क्या है? बेसिक। बेसिक बजट इज डिफाइंड एट द बजट विच इज प्रिपेयर्ड फॉर अ यूज अनअल्टर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड। जो लंबे पीरियड के लिए हम बजट को यूज करते हैं, उस पीरियड को कौन सा पीरियड बोल सकते हैं हम? बेसिक बजट। कि भाई ये बेसिक बजट है, इसमें अगर तेरे को डिटेल में जानना है, तेरे को डिटेल में जानना है कि भाई शॉर्ट पीरियड में क्या होगा, क्योंकि क्या होता है, जैसा अगर मैं इस बजट को बोलूँ मास्टर बजट को, मैं बेसिक बजट बोल सकता हूँ क्या? जो मास्टर बजट रहता है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ बेसिक बजट। हम बैठ के सोचते हैं ना, जैसा एग्जांपल के तौर पे आप बैठ कर सोचते हो कि 3 साल बाद मेरा सीएस हो जाएगा, सीएस होने के बाद मेरी जॉब लगेंगी, इतना इतना पैसा मैं कमाऊंगा वगैरह। ये जो आपने बनाया ये क्या बनाया? बेसिक बजट। बट सीएस होने के लिए तेरे को कितनी कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, कौन से एग्जाम देने पड़ेंगे, कब कब क्लास करनी पड़ेगी, वो बजट बनाओगे तो वो डिटेल्ड बजट रहेगा ना। एक एक लेवल का बजट बनाओगे, छोटे छोटे पीरियड के लिए बनाओगे, तो वो बजट को करंट बजट बोला जाता है। तो बजट डिफाइन विच इज रिलेटेड टू करंट कंडीशन एंड प्रिपेयर्ड फॉर अ शॉर्टर पीरियड। एग्जीक्यूटिव पास होने के लिए मैं कितना घंटा पढ़ूँ, कैसा कैसा पढ़ूँ, ये जो बजट बना रहे हो आप वो करंट। और सीएस बनना है उसके लिए अगर आपने बजट बनाया दैट इज बेसिक बजट। आई होप आपके समझ में आया। आई होप आपके समझ में आया है ना, ये सर नो। And the basic budget does not take into consideration the current condition and can be attained under a standard condition। आप अभी करंट सिनारियो को ध्यान में रखते हुए नहीं बजट को बनाते, आप एक स्टैंडर्ड कंडीशन है, एग्जाम कैंसिल नहीं हुई, पोस्टपोन नहीं हुई, ये सब चीज़ों को कंसिडर नहीं किया आपने, सिर्फ बजट बना दिया। हो सकता है ना कोई अनअवॉइडेड रीजंस की वजह से एग्जाम्स कैंसिल हो जाए, पोस्टपोन हो जाए, आप ये एग्जाम ना दे पाओ वगैरह। तो बेसिक बजट सिर्फ एक टाइमलाइन को ध्यान में रखते हुए बनता है। करंट बजट में सारी सिनेरियो सारे कंसिडर किए जाते हैं कि कब क्या होना चाहिए, उस पर करेक्टिव मेजर्स भी लिए जाते हैं, ऐसा नहीं हुआ तो क्या वगैरह वगैरह। तो ये सब करंट बजट होता है। फ़र्क समझा दोनों में? बेसिक बजट एंड करंट बजट, बोलो हाँ या ना। यू कैन से द बेसिक बजट विल बिकम द बेस फॉर करंट बजट। आपने एक लॉन्ग टर्म गोल सेट कर लिया, उसके हिसाब से बजट बना लिया, फिर उससे छोटे छोटे शॉर्ट टर्म बजट्स आप बना रहे हो, उससे आप छोटे छोटे शॉर्ट टर्म बजट्स बना रहे हो। तो वही है। अगेन बेसिक बजट और करंट, बेसिक बजट करंट बजट बॉडी के अंदर गया। बेसिक बजट और करंट बजट, बेसिक बजट में चीज़ें कंसिडर नहीं होती, करंट बजट में करंट सिनारियो कंसिडर होता है। सर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म अलग क्यों दिया? देखो लॉन्ग टर्म बजट जो रहते हैं, लॉन्ग टर्म बजट आर द बजट विच आर प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्गर देन अ ईयर। सर यहाँ पे भी तो लॉन्गर पीरियड दिया था, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बोला है। अब कई चीज़ों के लिए 3 महीना भी लॉन्ग पीरियड होता है, और कई चीज़ों के लिए 3 साल भी लॉन्ग पीरियड होता है। तो यहाँ पे पीरियड डिफाइन नहीं किया था बेसिक बजट में। यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि 1 साल से ज़्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म बजट है, 1 साल से ज़्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म बजट है। अब मान लो जैसा आपकी बैच की अगर मैं बात करूँ, आपकी मैं बैच की अगर बात करूँ, आपका बैच चलना है मान लो 4 महीने। 4 महीने का जो पीरियड है वो लॉन्ग लॉन्ग टर्म बजट है? नहीं। बट क्या वो बेसिक बजट हो सकता है क्या? भाई 4 महीने की क्लास है, उसमें कितने लेक्चर्स कब कब लेना है, कितने लेक्चर्स कब कब लेना है प्लान करूंगा तो वो करंट बजट में आएगा। बट 4 महीने का बजट बनाऊंगा, 4 महीने का प्लानिंग करूंगा तो वो बेसिक बजट में आएगा, तो वो लॉन्ग टर्म है। 4 महीने कायदे से आपकी बैच को ध्यान में रखते हुए वो लॉन्ग टर्म है। बट क्या वो लॉन्ग टर्म बजट में आता है क्या? वो बेसिक बजट में आएगा बट वो लॉन्ग टर्म बजट में नहीं आएगा। समझा क्या मैं पीरियड डिफरेंस क्या है इसमें और इसमें? हाँ वही 1 साल से बड़ी बैच है, 1 साल से बड़ी बैच है तो वो लॉन्ग टर्म बजट है। 1 साल से बड़ी बैच है तो वो कौन सी है? लॉन्ग टर्म एज वेल एज बेसिक बजट, एज वेल एज बेसिक बजट। क्लियर है क्या? बॉडी में गया क्या? एवरी लॉन्ग टर्म बजट कैन बी क्लासिफाइड अंडर बेसिक बजट, बट एवरी बेसिक बजट कैन नॉट बी क्लासिफाइड अंडर लॉन्ग टर्म बजट। ठीक है।
This budget helps in forecasting and forwarding planning. Capital expenditure budget, research and development budget are the good example of a long term budget. लंबे समय के बजट्स के अच्छे एग्जाम्पल है. कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट एसेट्स रिप्लेस करने के लिए आपको प्रोविजन बनानी है कि भाई 3 साल 5 साल 10 साल बाद एसेट नया लाना है तो कितना खर्चा कैसे कैसे हमने प्लान करना चाहिए. वेयर एज शॉर्ट टर्म बजट इज डिफाइंड एज द बजट विच इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पीरियड लेस देन अ ईयर. 1 साल से कम पीरियड के लिए अगर हमने जो बजट बनाया उसको क्या बोलेंगे हम, शॉर्ट टर्म पीरियड. It is very useful for lower level management for controlling purpose. Ideal situation of short term budgets रहता है, जो करंट सिनारियोज रहता है उस पर हम ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं. प्रोडक्शन इन यूनिट, डेली प्रोडक्शन, मंथली प्रोडक्शन, वीकली प्रोडक्शन निकालना है तो शॉर्ट टर्म बजट ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. तो डोंट यू थिंक शॉर्ट टर्म बजट एंड करंट बजट समवेयर दे आर सिमिलर, समवेयर दे आर सिमिलर, यस और नो. लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में 1 साल टर्म डिफाइन किया हुआ है और बेसिक बजट और करंट बजट में वो रिलेटिव टर्म है. अगर यहाँ पे 3 महीना आप बेसिक बजट बोल रहे हो तो उसका एक एक महीने का बजट करंट बजट हो गया. आप अगर यहाँ पे 5 साल डेली बेसिक बजट बोल रहे हो तो उसका एक एक साल करंट बजट हो सकता है. तो वो रिलेटिव टर्म है. जहाँ आपने बेसिक बजट उसको बोला है तो उसका रिलेशन में जो बजट रहेगा वो करंट बजट रहेगा. बट यहाँ पे 1 साल से ज़्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म है, 1 साल से ज़्यादा है तो शॉर्ट टर्म है. बॉडी के अंदर गया है तो थम्स अप दो, बॉडी के अंदर गया है तो थम्स अप दो. बढ़िया हो. आगे अगला टॉपिक है हमारा जीरो बेस बजटिंग. ये एक अच्छा टॉपिक है. सुनो सुनो सुनो, लेट्स टॉक अबाउट आपके फाइनेंशियल बजट बनते हैं ना. एवरी ईयर फाइनेंशियल बजट्स आर प्रिपेयर्ड. हु प्रेजेंट योर फाइनेंशियल बजट? एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है अपने. फाइनेंशियल बजट कौन प्रिपेयर करता है, कौन प्रेजेंट करता है? रादर प्रिपेयर करने के लिए तो पूरी टीम होती है. प्रेजेंट कौन करता है? देश के सामने आके कौन भाषण देता है फाइनेंशियल बजट के बारे में? कौन बोलता है फाइनेंशियल बजट क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर. कौन दिमाग देता है बेसिक बजट का, देश के बजट के बारे में? फाइनेंस. अब मैं बताओ, मेरे को बताओ. हाँ हाँ ठीक है ठीक है. फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्टर के नाम लिख रहे हो आप लोग, ठीक है. मैं नाम जानबूझ के बोलूंगा नहीं, नहीं तो बच्चों को पता चल जाएगा ना कब की रिकॉर्डिंग है, ठीक है. चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं. चलो आगे बढ़ते. मेरे को एक चीज़ बताओ, जैसे ही उन्होंने बजट प्रेजेंट किया वो बजट कैसे बनता होगा? क्या लगता है आपको बजट कैसा बनता होगा? हम्म. क्या करते होंगे बजट बनाने के लिए? मेरे को तो हमारे देश का भी तो बजट बनता होगा ना. हमारे देश का भी इनकम एक्सपेंस बढ़िया बजट बनता होगा. जैसा हमको रेवेन्यू बजट बनाना है, ये यहाँ पे इनकम कहाँ कहाँ से आएंगी देश में ये बताना है और एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ लगने वाले हमको हमारे आने वाले फ्यूचर पीरियड में हमको ये बताना है. तो क्या करते होंगे ये लोग? अलग अलग जगह लगता है ना. जैसा हमको एक्सपेंस लगने वाला है, मेडिकल के लिए एक्सपेंस लगने वाला है, डिफेंस के लिए एक्सपेंसेस लगने वाला है, हमारे जो सैलरी रहती है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज वगैरह में सैलरी के लिए हमको पैसा लगने वाला है, रेलवे के लिए कुछ पैसा लगने वाला है. ये पैसा कहाँ से आएगा? डायरेक्ट टैक्स से आएगा आपका. ये पढ़ते हो ना आप, डायरेक्ट टैक्स में हाउसिंग से कितना वगैरह वगैरह. वो जो 5 सर है रावण के, आई मीन 5 हेड्स है आपके इनकम टैक्स के, उससे आने वाला है. उसके बाद में इनडायरेक्ट टैक्स से आएगा. इनडायरेक्ट टैक्स से अलग अलग आ सकता है, पेनल्टी वेनल्टी वगैरह जो भी जैसा भी. तो ये इस तरीके का बजट बनता है, इस तरीके का बजट बनता है. बराबर है ना? हाँ या ना? कि हम रेवेन्यू कितना लेने वाले, टैक्स कितना लगाएंगे वगैरह, परसेंटेज ऑफ चेंज है क्या एच के ऊपर में वगैरह वगैरह वगैरह. तो इनकम कहाँ से आएंगी और खर्चे कहाँ कहाँ करने वाले, ये बजट में बताया हुआ रहता है. अब मेरे को एक चीज़ बताओ, मेरे को एक चीज़ बताओ, ये बजट बनाने के लिए क्या किया जाता होगा, है ना? क्या किया जाता होगा? यानी जो भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है वो बैठते होंगे अपने सब बंदों के साथ. वो लोग बोलते होंगे चलो सोचो देश कैसे चलाया जाता है, फिर देश के अंदर में क्या क्या खर्चे लगते हैं, सब सोचते हैं. जीरो से सोचते, स्क्रैच से सोचते, फ्रॉम पॉइंट जीरो से सोचते हैं कि इस साल हम क्या करेंगे. ऐसा करते कि हम ये देखते हैं कि पिछले साल क्या हुआ है और इस साल क्या करना है. क्या करते होंगे ये लोग? इतना बड़ा बजट बनाना है तो क्या ये स्क्रैच से बनाया जाता होगा कि पिछले साल क्या किया था इस साल क्या किया था, ये कंपैरिजन करते होंगे, कंपेयर करते होंगे. जैसा इस पिछले बार, यार पिछले बार कोविड आया, इतनी परेशानी हो गई, मैनेजमेंट ही बराबर नहीं हुआ, पिछले हमने कोविड पे 100 रुपये खर्चा किए तो एक काम कर इस बार 500 रुपये खर्चा कर दे. चाइना बहुत उंगली कर रहा है, बोले पिछले बार अपन ने 50 रुपये खर्चा किए, इस बार 450 रुपये खर्चा कर दे. करोड़
एग्जाम्पल है। सैलरी पिछले बार 30 दी है, इस बार ज़्यादा से ज़्यादा 32 के आसपास जाएंगी, बढ़नी नहीं है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्या ट्रेनें ठप पड़ी है, नहीं, चलो 16 करोड़ किया था, इस बार 11 करोड़ में ही काम हो जाएगा, अगर जो भी है। तो हमने क्या किया, प्रीवियस ईयर के बजट पे हमने करंट ईयर का बजट बनाया, बट आपको नहीं लगता इस बजट के लिमिटेशन है, जो चीजें आपने पिछले साल भी कंसिडर नहीं की वो चीजें इस साल भी कंसिडर नहीं होंगी ना, जो चीजें आपने पिछले साल भी कंसिडर नहीं की वो इस साल भी कंसिडर नहीं होंगी। बोल, सोच के देख क्या बोल रहा हूं मैं। जो रेवेन्यू के एवेन्यूज जो पिछले साल भी कंसिडर नहीं हुए वो इस साल भी कंसिडर नहीं होंगे, या जो चीजें पिछले साल जबरदस्ती कर दी आपने, जरूरत ही नहीं थी ये करने की, कोई जरूरत ही नहीं बनती थी वो करने की, फिर भी आप इस साल करोगे, फिर भी आप जबरदस्ती इस साल करोगे। बट ये फास्ट है, ये तरीका फास्ट है, जल्दी हो जाएगा ना काम। जहां ज्यादा खर्चे की जरूरत पड़ रही बढ़ा दे, जहां कम खर्चे की पड़ रही, ये बजट जल्दी बनता है। बट विल इट बी अप्रोप्रिएट मेथड टू प्रिपेयर बजट? विल इट बी एन अप्रोप्रिएट मेथड टू प्रिपेयर बजट? दिस इज कॉल्ड एज कॉन्करेंट बजट। इसको कॉन्करेंट बजट बोलते हैं। ये जो तरीका है जहाँ पे पिछले साल के बेसिस पे आप नया बजट बना रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्करेंट बजटिंग मेथड। आपको नहीं लगता सही तरीका होना चाहिए पुराना बजट बाजू में रख, मैं मेरे देश को कैसे आगे ले जाऊंगा, वो जीरो से सोचना चाहिए, स्क्रैच से सोचना चाहिए। बट स्क्रैच से सोचना इज वेरी मच टेक्निकल, बहुत ज्यादा चीजें ध्यान में रखनी है। अरे पूरा डायरेक्ट टैक्स आपको स्क्रैच से सोचना है, पूरा डीटी आप स्क्रैच से सोचोगे, पूरा आईडीटी आप स्क्रैच से सोचोगे, पूरा रेलवे के बारे में स्क्रैच से सोचोगे। बट आपको नहीं लगता स्क्रैच से सोचने से फायदा है? आप पूरे डिसीजंस को रिवैल्यूएट करोगे कि ये जरूरत है या नहीं है, यहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और कोई रेवेन्यू के सोर्सेज है या नहीं है। तो आप एवरीथिंग यू go from scratch, if you are going from scratch, that is called as zero based budgeting। कोई बेस नहीं लिया आपने, प्रीवियस ईयर का बेस नहीं लिया, आप पूरा जीरो से सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग इट फ्रॉम स्क्रैच, पूरा जीरो से सोचा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? जीरो बेस्ड बजटिंग। बॉडी के अंदर गया क्या? बोल हाँ या ना? इफ यू आर थिंकिंग इट फ्रॉम स्क्रैच, दैट बजटिंग इज बिल टर्म्ड एज जीरो बेस बजटिंग। क्या बोलेंगे हम उसको? जीरो बेस बजटिंग। तो वही है, जीरो बेस बजटिंग इज द बजटिंग ऑफ अ न्यू टेक्निक डिजाइंड टू revitalizing the budget. A company should not only make decision about the proposed new program, but it should also form the time to review the appropriateness of the existing program। आप अभी existing program को भी review कर डालते हो, अरे ज़रूरत है या नहीं, पिछले साल किया था इसका मतलब इस बार भी करेंगे, ऐसा ज़रूरी है क्या? दोबारा सोच उसकी ज़रूरत है क्या? आई होप आपके बॉडी में गया, यस और नो? As a term suggest, examine the program and the functions from scratch। पूरा स्क्रैच से वो सारी चीज़ें, सारे फंक्शंस रीवैल्यूएट करता है। बट येस, एक चीज़ ध्यान रखना, इफ़ यू आर गोइंग विद जीरो बेस्ड बजटिंग, इट माइट गोइंग टू टेक टाइम, इट माइट गोइंग रिक्वायर्ड एन एक्सपर्टाइज नॉलेज टू प्रिपेयर योर जीरो बेस्ड बजटिंग। उसको सारी चीज़ें, उस बजट, उस सारी चीज़ें उस रिक्विजिट की होना पता होना चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ चीज़ें छूटने का डर हमेशा होता है। The manager proposing the activity thereof to provide the activities essential is the activities which are essential and various amount that are reasonably taken into account with the volume of activity। ज़रूरत है क्या? हमको ये चीज़ों की ज़रूरत है कि हम ये बार बार ये सवाल पूछते हैं। CIMA Institute, this is of London। Zero based budgeting defined as a method of budgeting where all activities are reevaluated, each time is said desired। हम हर एक्टिविटी को बार बार रिवैल्यूएट करते हैं, सारे कॉम्बिनेशंस एंड फंडाज हम निकालने की कोशिश करते हैं, क्या क्या कॉम्बिनेशन से हम बना सकते हैं। आई होप जीरो बेस्ड बजटिंग क्लियर है। जीरो बेस्ड बजटिंग में भी बेटर टर्म्ड एज दे नोवा बजटिंग। दे नोवा, एमसीक्यू मार्क याद करो, एमसीक्यू मार्क करो यहाँ पे। एमसीक्यू मार्क करना है यहाँ पे, एमसीक्यू पूछ सकता है व्हाट इज another term for zero based budgeting। आंसर क्या है? दे नोवा बजटिंग, ठीक है। और बजटिंग फ्रॉम बिगिनिंग विदाउट एनी रेफरेंस टू द बेस बजटिंग। दे नोवा यानी फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द बिगिनिंग होता है उसका मीनिंग, ठीक है। इट आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ यूटिलाइजेशन वगैरह सारे मेथड। फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट के लिए डिसीजन लेना आसान होता है, ये पूरा बंद करके ये पूरा चालू कर लो या इसमें नया इन्वेस्टमेंट कर लो वगैरह वगैरह। जीरो बेस्ड बजटिंग इज बेस्ड ऑन प्राइमरी एट एवरी रुपी ऑफ एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड जस्टिफिकेशन। सबका सवाल, जरूरत है क्या?
इस खर्चे की ज़रूरत है क्या, या इस इनकम की ज़रूरत है क्या। मेजरली जब नया मैनेजमेंट आता है ना तो दे फॉलो जीरो बेस बजटिंग। पुराना मैनेजमेंट का विश्वास नहीं है पूरा होता है, आप लोगों ने देखा होगा नहीं देखा होगा, वेन एवर द जनरेशन चेंज, जैसा हमारे घर के बिजनेस में होता है, पापा का काम करने का तरीका एक होता है, हमारा काम करने का तरीका अलग होगा। तो क्या हम पापा के काम करने के तरीके को ही फॉलो करते हैं कि हम नई सोच के साथ पूरा प्लान करेंगे। तो जब हम नई सोच के साथ पूरा प्लान करेंगे तो दैट इज़ जीरो बेस बजटिंग। हम जीरो से स्क्रैच से शुरू करेंगे कि इस धंधे को और कैसा बेहतर किया जा सकता था। वो उनकी सोच है, ये मेरी सोच है। तो मैं मेरी सोच अगर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा तो हम जीरो से चालू करेंगे, दैट इज़ फ्रॉम स्क्रैच। तो मैं हर सवाल हर खर्चे का एक जस्टिफिकेशन जानने की कोशिश करूंगा, ये क्यों किया, इसकी ज़रूरत थी क्या, नहीं है, वगैरह वगैरह हम ये देखेंगे। एंड देखिए वही है ट्रेडिशनल बजटिंग जो मैं कॉन्करेंट बजटिंग बोल रहा था। ट्रेडिशनल बजटिंग अप्रोच इंक्लूड द एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रीवियस ईयर विच आर ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेटेड इन द न्यू बजट एंड प्रपोजल, ओनली इंक्रीमेंटल आर सब्जेक्ट टू डिबेट। इतना बढ़ाओ या नहीं बढ़ाओ, पिछला खर्चा तो लगना ही है, इसमें बढ़ाओ या कम करूँ ये हम डिबेटेबल मैटर में लाते हैं। जीरो बेस्ड बजटिंग अज्यूम दैट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर मैनेजमेंट हैज नो प्रीवियस एक्सपेंडिचर। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग में कि पिछले साल का उसको कोई भी अंदाजा नहीं है कि क्या हुआ। वेयर एज ट्रेडिशनल मेथड में हम पिछले साल की सारी चीज़ें वैसी की वैसी कंसिडर करते हैं, बढ़ाना या कम करना उस पर हम डिबेट करते हैं। वेयर एज इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एफर्ट, नॉट ओनली सिंपल हाउ मच, वेदर, इसमें कॉन्सेंट्रेशन क्या पे रहता है, वाई इट इज़ नीडेड, कितना करना है, से ज़्यादा कंसंट्रेशन रहता है करना क्यों है, ये खर्चा हमको करना क्यों है। चॉइसेस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ईच यूनिट ऑफ ऑफर टू द स्पेसिफिक कॉड। अगर मैं ये खर्चा कर रहा हूँ तो उससे आउटपुट कितना मिलेगा, ये हम सवाल पूछते हैं बार बार। इंडिविजुअल यूनिट ऑब्जेक्ट्स आर लिंक्ड टू द कॉर्पोरेट टारगेट। इसमें छोटे छोटे टारगेट्स जो रहते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट से लिंक्ड रहते हैं। खर्चा बचाने की कोशिश करो, इनकम बढ़ाने की कोशिश करो, या जो भी। क्विक बजटिंग एडजस्टमेंट कैन बी मेड इन ड्यूरिंग द ऑपरेटिंग ईयर, कॉस्ट आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन इन एक्सपेंडिचर लेवल। अब इसमें एडजस्टमेंट आसानी से कर पाओगे क्योंकि आपने खुद ने बनाया, आपको पता होता है कि कहाँ कौन सी चीज़ें होती है, आपने स्क्रैच से बनाई, ये क्यों किया है क्यों नहीं किया है, इसके रीजनिंग होते हो तो आप इसको एडजस्ट आसानी से कर पाते हो। जीरो बेस्ड बजटिंग में एडजस्टमेंट आसानी से पॉसिबल है। ट्रेडिशनल बजटिंग में क्या होता है, आपको पता ही नहीं होता है खर्चा किस कारण से किया गया है, आप उसमें एडजस्टमेंट करने से पहले वो कारण ढूंढने जाते हो तो टाइम लग जाता है। यहाँ कारण आप पहले से ढूंढ के बैठे रहते हो, तो इट इज़ क्वाइट फास्ट एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल बजटिंग। अल्टरनेटिव वेज यहाँ कंसिडर होते, ये नहीं तो वो नहीं हो तो ये। जैसा यहाँ पे पहले हमारा जैसा डिफेंस को लेके अगर हम बात करें तो डिफेंस में हम इंपोर्ट ही करते थे। जीरो बेस्ड बजटिंग में अब मैं कंपेयर करूंगा, मैं माल बाहर से इंपोर्ट करूँ या खुद बनाऊँ। सिर्फ इंपोर्ट कॉस्ट पे हम इनकर्ड नहीं करेंगे, हम प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग पे भी डिसीजन लेंगे। पार्टिसिपेट एट ऑल लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग, सब कोई कर सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इट हैज़ टू बी डन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट परफॉर्मेंस बजटिंग। नेक्स्ट बजटिंग क्या है हमारा, परफॉर्मेंस। नाम से समझ में क्या आता है, बोलो तो नाम सुन के क्या समझ में आता है। क्या लगता है परफॉर्मेंस, डोंट यू थिंक इट विल गोइंग टू कंसंट्रेट ऑन हाउ मच यू हैव परफॉर्म, रादर देन स्पेंडिंग से ज़्यादा आप काम कितना इफेक्टिव और इफिशिएंटली कर रहे हो उस पर इसका कंसंट्रेशन रहेगा। बेटा तेरे को ये काम 4 घंटे में करना था, तू ये काम कितने घंटे में कर सकता है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। यहाँ परफॉर्मेंस बजट में कितने घंटे, या ये इस मशीनरी से 10,000 यूनिट निकलते थे, 12 निकल सकते हैं क्या, इस पर हम चर्चा करेंगे। परफॉर्मेंस बजटिंग विल एक्ट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, नॉट ऑन द हाउ मच दे आर गोइंग टू स्पेंड। बॉडी में क्या क्या बोल रहा हूँ, परफॉर्मेंस बजटिंग किस पे कॉन्सेंट्रेट करता है भाई, कितना स्पेंड करना है उस पर नहीं, कितना आपने इफेक्टिव और इफिशियंटली काम किया है। एंड नाउ परफॉर्मेंस बजटिंग कैन बी प्रिपेयर्ड एज फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड एज वेल एज फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड। इससे आप आपका शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव गेन कर सकते हो। 2 दिन में ये लेक्चर खत्म करना है, 2 दिन में ये टॉपिक खत्म करना है, तो तेरे को 2 दिन के हिसाब से रोज के 8 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, या 6 महीने के अंदर में CS एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाना चाहिए, तो 6 महीने का प्लान तेरा। तो इट कैन बी वर्कड ऑन योर नंबर ऑफ आवर्स इन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड के बेसिस पे ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों हो सकता है। पढ़ लो एक बार क्या लिखा हुआ है। परफॉर्मेंस बजटिंग इन्वॉल्व द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोथ स्पेसिफाइड एज वेल एज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक या ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, CS एग्जीक्यूटिव बनना है, स्पेसिफिक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, एक ग्रुप की एक सब्जेक्ट की तैयारी करना है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। This requires complete clarity of both short-term and long-term organizational objective. The responsibility of various level of the management should be predetermined. देखो आपको नहीं लगता performance budget will going to determine the responsibility of the management? भाई तेरे को ये काम इतने घंटे में करना है, तेरे को ये प्रोडक्शन इतने यूनिट्स का करना है। यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेयरली की डिफाइन की
हर एक का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बहुत बेहतर और बहुत व्यवस्थित तरीके से डिफाइन करके रखेंगे। बोल हाँ या ना, बोल यस और नो। In another word, performance budget required fixing of the responsibility of each and executive level at organization and continuous appraisal of performance. Continuous उसका उस पे वॉच डॉग भी वॉच का भी काम करेंगे एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट के रख देंगे। द पर्पज ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग इज फोकसिंग द अटेंशन अपॉन द वर्क डन। देख क्या बोला है इसका, फोकसिंग द अटेंशन ऑन वर्क डन और सर्विसेज रेंडर रादर देन थिंग्स टू स्पेंड, रादर दैन थिंग्स टू बी स्पेंड। खर्चा करने से ज़्यादा, खर्चा कितना करना है उससे ज़्यादा ये क्या रहेगा कि भाई आपने कितना काम किया है, कितना इफेक्टिव, कितना इफिशिएंटली काम किया है। तो आपको नहीं लगता इन परफॉर्मेंस बजटिंग एम्फोसिस इज शिफ्टेड फ्रॉम कंट्रोल ऑफ इनपुट टू द इफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक मैनेजमेंट। कितना पैसा लगाना है उससे ज़्यादा आपका इफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक ऑफ मैनेजमेंट पे इसका कंट्रोल, इसका कंसंट्रेशन शिफ्ट होता है, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। शुरुआत में ही हमने इस पर बात किया था, पढ़ लेना, वो समझ में आ जाएगा। व्हाट आर द बेसिस ऑफ फीचरिंग इन परफॉर्मेंस बजटिंग। क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है while talking about performance budgeting? What are the basis of featuring the performance budget? देखो, budget is prepared for each managerial level, हर कोई बना सकता है, टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल सभी बना सकते हैं। the concern is made responsible and is accountable for his performance at this level at over a specific period of time। पर्टिकुलर पीरियड के लिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिफाइन करते हैं। the jurisdiction of the authority and responsibility at different cost controllable by the executive control is fixed up। सभी की रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड होती है, अदर वे हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली सच कॉस्ट विच इज कंट्रोल्ड बाय हिम। जो कॉस्ट मैं कंट्रोल करता हूँ, भाई मेरा कंट्रोल है कि मैं पर्टिकुलर ये, जैसा मेरा अगर सेल्स से रिलेटेड काम है तो मैं सेल्स में कितना खर्चा कर रहा हूँ उस पर मेरा कंट्रोल है। अब परचेज वाले ने अगर ज़्यादा खर्चा कर लिया तो इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा कि परचेज मैनेजर विल बी रिस्पॉन्सिबल। मैं रिस्पॉन्सिबल रहूँगा सेल्स को लेके, भाई खरीदा नहीं उसके लिए उसकी गलती ना, मेरे को मत बोलो। मैं तो टाइम पे माल सेल कर रहा था, उसने ज़्यादा कॉस्ट इनकट कर दिया परचेस करते वक्त, तो इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इन कंसर्न एग्जीक्यूटिव इज वेस्टेड विद रिक्वेजिटिंग अथॉरिटी रिक्वायर्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड थ्रस्टेड टू देम। हमको यहाँ ध्यान रखना है कि भाई अगले वाले ने, परफॉर्मेंस बजटिंग में हमको ध्यान क्या रखना है कि भाई अगले वाले को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने दी थी, क्या उसने उस अकॉर्डिंगली परफॉर्म किया है या नहीं किया। मेन पर्पज ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग क्या क्या है देखो, टू रिव्यू एवरी स्टेज एवरी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेजर्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, पर्पज ये। उसी साथ साथ में फिजिकल एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज बीन अचीव्ड और नॉट, ये अचीव किए जा सकते हैं, मोर इफिशियंसी इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी बढ़ने वाली है। असेस द इफेक्ट्स ऑफ द डिसीजन ऑफ द सुपरवाइजर एंड मिडिल एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट। आपको नहीं लगता ग्राउंड लेवल मैनेजमेंट का डिसीजन का इफेक्ट टॉप और मिडिल लेवल ने असेस करते रहना चाहिए, वो ऑटोमेटिक असेसेशन होगा क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने मिडिल लेवल मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी होंगी, मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने ग्राउंड लेवल सुपरवाइजर्स को, जो लेवल वाले एम्प्लॉयज़ है उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी रही है, तो उसका ट्रैक रख पाना पॉसिबल होता है। टू ब्रिंग प्लान्स एंड बजट इन लाइन विद द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। To present the comprehensive operational and to document completing the fabric of the program perspective with the objective and thereon with the financial and physical aspect। वही आपका objective with respect to financial as well as physical मतलब efficiency and effectiveness को line up कर पाए with the organizational goal, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ हम लाइन अप कर पाए। दिस इज द मेन पर्पज ऑफ परफॉर्मेंस। सिर्फ ये नहीं है कि हमको प्रॉफिट इतना अचीव करना है, ऐसा नहीं है, हमको सिर्फ प्रॉफिट इतना अचीव करना है, बट वो अचीव करने के लिए आप एक्टिविटी क्या कर रहे हैं उस पर भी कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो परफॉर्मेंस बजट हेल्प यू टू मेक दैट एक्टिविटी टू अचीव योर गोल। फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी क्या है, फिजिकल एस्पेक्ट क्या है, वो इनपुट करने के लिए आपको परफॉर्मेंस बजटिंग हेल्प करता है। बॉडी में गया है तो थम्स अप दो, बॉडी में गया है तो थम्स अप दो। भाई सिर्फ अचीव करना है नहीं, उस अचीव करने के लिए एक्टिविटी क्या क्या परफॉर्म करनी है उसके लिए परफॉर्मेंस बजटिंग हेल्प करता है। द प्रिपरेशन ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग स्टेप्स विल रिक्वायर्ड टू अचीव द डिजायर्ड गोल। क्या क्या स्टेप्स है, वैसे आपका परफॉर्मेंस बजटिंग का क्वेश्चन है नहीं, बट एक बार स्टेप पढ़ लो क्या लिखा है। क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट शुड बी प्रिपेयर्ड गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटना जरूरी है। द परफॉर्मेंस बजट शुड नॉट इम्पोज फ्रॉम अबाउ, द कंसर्न एग्जीक्यूटिव शुड बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस व्हाइल प्रिपेयरिंग द बजट रिलेटिंग टू दिस एरिया। इसको क्या बोला हुआ, ऊपर से इम्पोज मत करो, उन पर थोपो मत। क्या होगा, क्योंकि अगर आपने उन पर थोप दिया, बात समझो, अगर आपने परफॉर्मेंस बजट उनके ऊपर में थोप दिया तो प्रॉब्लम क्या होती है ना, परफॉर्मेंस बजट थोप देने से
पता ही नहीं रहता, ग्राउंड रियलिटी पता ही नहीं रहती। जैसा अगर मैंने बोल दिया कि ये यूनिट आपको, ये 10,000 यूनिट आपको 10 दिन में बनाना है, अरे 10,000 यूनिट 10 दिन में नहीं बन सकते, उसके लिए 18 दिन लगने ही वाले। ये किसको पता रहेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट को कि ग्राउंड लेवल स्टाफ को? जो काम कर रहा है उसको पता होता है ना। तो इट शुड बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विथ कोऑर्डिनेशन विद द ग्राउंड लेवल स्टाफ एज वेल। आप इसको इम्पोज नहीं कर सकते। यू शुड टेक इट इन टू कॉन्फिडेंस। 10 दिन में काम होगा, हाँ होगा, वो बोलना चाहिए, हाँ होगा। 10 दिन में तेरे को काम करना है, ये नहीं होना चाहिए। उससे पूछ, 10 दिन में काम होगा, बोलेगा नहीं सर 12 दिन लगेंगे। 18 का 12 कर रहा है ना तो ठीक है, पर 12 दिन में भी काम करके दे मेरे को। समझ रहे हो कि क्या होता है? द कंसर्न पर्सन शुड टेक इन टू कॉन्फिडेंस। द कंसर्न एग्जीक्यूटिव शुड कंटिन्यूअसली फीड अप द पीरियडिकल स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा showing the budgets and the actual performance with which we can use to take the controls and everything। बेसिकली बोल क्या रहा है कि जो ग्राउंड लेवल स्टाफ जो काम कर रहा है उसने उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। आज कितना टारगेट था, कितना अचीव हुआ, कितने का वेरिएशन है, या कितना टारगेट था ज़्यादा अचीव कर लिया तो हमने ओवर परफॉर्म किया है, तो ये सब का उसने कैलकुलेशंस उसको लिख के रखना चाहिए। द स्टैंडर्ड एंड द रिपोर्ट मेंशन अबाउट शुड बी रेगुलरली एक्यूरेटली एंड टाइमली। वो जो है आपने सही बनाना चाहिए, रेगुलरली बनाना चाहिए, सही से बनाना चाहिए, टाइमली बनाना चाहिए। हाउएवर परफॉर्म बजट has certain limitations such as difficulty in classifying the program and activity, problem in evaluating the various scheme and regulating the background and the importance of the program। बोल क्या रहा है, इसकी कुछ लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन तो ये है, ज़रूरी नहीं है कि आप जितना माल बना लोगे उतना माल बिक भी जाएगा। परफॉर्मेंस तो मैं मेरा दिखा दूँ, अगर मैं परफॉर्मेंस दिखा दूँ प्रोडक्शन के अंदर में, तो सेल्स वाले को भी देना पड़ेगा। तो इट इज़ डिपेंड अपॉन द एक्टिविटी, इंडिविजुअल एक्टिविटी पे भी निर्भर करता है। कई बार क्या होता है हमारे को उसके अंदर में यही नहीं ध्यान रहता कि भाई 18,000 का माल मैं बोल तो रहा हूँ बन जाएगा, नहीं बना तो, और 18 ज़्यादा माल बनाऊंगा तो कॉस्ट कम लगेगी। कई बार हमारी सोच रहती है ज़्यादा माल बना लूंगा तो कॉस्ट कम लगेंगी, बट आप ये भूल जाते हो कि वो गोडाउन में अगर माल पड़ा रहेगा तो उसका भाड़ा भी लगते रहेगा, उसका रेंट भी लगते रहेगा। तो स्कीम अप्रोप्रिएटली ड्राफ्टेड होनी चाहिए अगर आप परफॉर्मेंस बजटिंग को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो तो। एंड इसमें सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या आती है मालूम है क्या? परफॉर्मेंस को इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव मेजर करने में बहुत दिक्कत जाती है। परफॉर्मेंस को इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि हम कैलकुलेशंस क्वांटिटी में करते हैं, कैलकुलेशन कई बार होता है ना, मूड अच्छा रहा हमारा, पढ़ते वक्त भी होता है, मूड अच्छा रहा तो आधे घंटे में 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते, मूड खराब रहा तो 1 घंटे में एक प्रॉब्लम भी ढंग से सॉल्व नहीं होता है। समझ रहे हो क्या बोल रहे हो? तो दैट डिपेंड्स ऑन, यू कैन नॉट क्लासीफाई योर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, प्रॉपरली आप डिफाइन नहीं कर सकते, तो वो भी एक लिमिटेशन होता है उसका। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है सभी को। यहाँ तक क्लियर है? बोल हाँ या ना, बोल यस और नो। बढ़ो आगे, बढ़ो आगे यहाँ से, यस और नो, बढ़ो आगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बजट वैरिएंस। व्हाट डू यू मीन बाय वैरिएंस? एक बार जवाब दो, आई विल बी बैक इन 30 सेकंड। वैरिएंस मतलब क्या होता है? वैरिएंस, वैरिएंस मतलब क्या होता है? चैट में लिखो। यस, वैरिएंस का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। जो आपने सोचा था और जो आपने परफॉर्म किया, जो आपने सोचा था कि इतने इतने ड्यूरेशन में काम होना चाहिए था बट उतने ड्यूरेशन में काम हुआ है या नहीं हुआ है, उसका डिफरेंस इज वैरिएंस। वैरिएंस है ना डिफरेंस, वैरिएंस है ना डिफरेंस। और बजट वैरिएंस मतलब डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड बजटेड, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड बजटेड। तो वही है, डिफरेंस बिटवीन बजटेड एंड बेस लाइन अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्चुअल अमाउंट, यानी आपका बजट में और एक्चुअल में जो डिफरेंस लोगे आप, उसको क्या बोलेंगे हम? वैरिएंस। अब वैरिएंस आप विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट ले सकते हो, रेवेन्यू ले सकते हो, यूनिट जो भी आप लेना चाहो उसका वैरिएंस हो सकता है। बट ये डिफरेंस निकालना ज़रूरी भी है ना, ये डिफरेंस निकालना ज़रूरी भी है। मैं आपको डे 1 से समझा रहा हूँ, देयर शुड बी अ प्रॉपर कंट्रोल मैकेनिज्म देयर कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ठहराते आनी चाहिए कि किसकी गलती है। अब गलती कितनी है वो पता करने के लिए पहले डिफरेंस तो निकालना पड़ेगा ना। गलती कितनी है वो जानने के लिए वी आर गोइंग टू अप्लाई कंट्रोल्स, वी आर गोइंग टू अप्लाई कंट्रोल। बट गलती किसकी है उसके लिए कंट्रोल, बट कितनी गलती है वो जानने के लिए तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना।
तो दैट इज टर्म्ड एज बजट वैरिएंस, दैट इज टर्म्ड एज बजट वैरिएंस। बॉडी में गया, बॉडी में गया, बोल हाँ या ना, बोल यस और नो। अब गलती होने के अलग अलग कारण हो सकता है कि आपने बजट गलत बनाया होगा, सोच के देख। हो सकता है आपने गलत बजट बनाया होगा, कॉस्ट बढ़ गई मार्केट में, आपको पता ही नहीं था, कॉस्ट बढ़ गई मार्केट में, आपको पता ही नहीं था। आपने नए कोटेशन बुलाने के बाद बजट बनाना चाहिए था, नहीं आपने गलत बजट बना दिया। या कारण हो सकता है अगले वाले ने वेस्ट ज़्यादा कर दिया होगा, मटेरियल का वेस्टेज ज़्यादा निकाल दिया होगा, जिसकी वजह से कॉस्ट ज़्यादा लग गई। अच्छा, कई बार फेवरेबल वेरिएंस भी आता है, फ़ायदा भी हो जाता है। अब फ़ायदा हुआ तो क्या हुआ होगा बेटा, आपने कम समय में कम क्वालिटी में कम इसमें माल बना दिया, तो आपको नहीं लगता आपने क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर दी होंगी, अगले वाले ने क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर दी होंगी। बोल हाँ या ना, बोल यस और नो, फटाफट बोल। तो वरायंसेस के रीज़न अलग अलग हो सकते हैं, वरायंसेस के रीजंस अलग अलग हो सकते हैं। विल हैव टू कीप इन माइंड, विल हैव टू लुक इनटू दैट कि ये रीज़न क्या है, इसमें डिफरेंस आने का कारण क्या है। तो वो कारण हमको बराबर ढूंढते आना चाहिए। तो वो वरायंस इज नॉट ओनली जस्ट फिजिकली कैलकुलेटिंग द डिफरेंस, उसको डिफरेंस क्यों आया वो भी ढूंढते आना चाहिए। तो वही ये परफॉर्मेंस और उस सबको ध्यान में रखते थे। बजट वेरिएंस इज फ्रीक्वेंटली कॉज्ड बाय, इट इज फ्रीक्वेंटली कॉज्ड बाय बैड अजम्पशन और इम्प्रॉपर बजटिंग। बैड अजम्पशन, गलत अजम्पशन ले लिया, इतने मटेरियल में काम हो जाएगा जबकि मटेरियल ज़्यादा लग गया, या आपने बजटिंग गलत बना ली, कोटेशन गलत लेके आ गए, रेट बढ़ गए। तो दो रीज़न होते हैं उसके, बैड अजम्पशन या इम्प्रॉपर बजटिंग। सो दैट द बेस लाइन अगेंस्ट विथ एक्चुअल रिजल्ट आर मेजर नॉट रीजनेबल। दोज budget are controlled by usually expenses and commit the expenses and through the larger portion of expenses which cannot be altered in a shorter run, whereas control expenses device with will be eliminated without the इमीडिएट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिट्स। क्या बोलने का मतलब क्या है उसका, जो भी रीज़न है। देखो कई बार क्या होता है, हम मटेरियल लॉन्ग पीरियड को ध्यान में रखते हुए खरीद रहे हैं, तो अभी महंगा मिल रहा है बट बाद में सस्ता मिलने लगेगा क्योंकि हमारे रिलेशंस बनेंगे। तो आपने बाद के रेट पे अभी बजट नहीं बनाना। आप क्या करो, एक वैरिएंस, एक बजट बना लो लॉन्गर पीरियड का, एक बजट बना लो शॉर्टर पीरियड का। तो आपको आपने उस हिसाब से कंपेयर करना है, शॉर्टर पीरियड का शॉर्टर पीरियड के साथ, लॉन्गर पीरियड का लॉन्गर पीरियड के साथ में। तो बजट वर्सेज एक्चुअल एनालिसिस कैन बी प्रोवाइड इनसाइट सो दैट द रियली हैपेंड इन द बिजनेस अगेन व्हाट इज एक्सपेक्टेड। ये इससे क्या पता चलता है वो क्या हुआ है वगैरह, एक्सपेक्टेड एनालिसिस पॉसिबल हो पाता है, रीजंस वगैरह ढूंढ पाना, नेगेटिव पॉजिटिव। मेरे को बताओ, वेरिएंस सिर्फ नेगेटिव आया तो गंदी बात है कि यानी अनफेवरेबल आया तो ही गलत है कि फेवरेबल आना भी गलत है? जवाब दे। वेरिएंस अगर सिर्फ नेगेटिव आया तो ही हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि फेवरेबल आया तो भी ध्यान रखना है। फेवरेबल आया तो क्वालिटी ख़राब किया होगा ना, क्वालिटी ख़राब नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर भी हमको ध्यान देना है। और अगर फेवरेबल आ रहा है तो शायद बजट गलत बना हो सकता है। क्वालिटी अगर आपने मेंटेन किया है तो आपको नहीं लगता आपने खर्चे ज़्यादा लिए, जो भी रीज़न है, आपको दोनों वेरिएंसेस को इज्जत देनी है, दोनों वेरिएंसेस को जानने की कोशिश करनी है। मैनेजरियल यूजेस द वेरिएंस फॉर एनालिसिस ऑफ कॉस्ट कैन बी कंट्रोल और ब्रिंग इनटू द फोकस ऑफ कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट अलॉन्ग विद दिस कॉजेस। क्या कंट्रोल कर सकते, क्या नहीं कर सकते, उसके लिए वेरिएंस, क्योंकि वेरिएंस का डिफरेंशिएशन निकल सकता है, मैं बताऊंगा कैसे निकलता है। द कॉज ऑफ द वेरिएंस आर हाईलाइटेड बाय मेकिंग द पॉसिबल टू मेक द रिडीमेबल मेजर्स इन टाइम। आपने डिफरेंस निकाल लिया तो तुरंत के तुरंत रेमेडी लगा सकते हो। मैनेजर के लिए आसान होता है ना रेमेडी लगाना उसके अंदर में। क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना? एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ और अच्छे से समझेंगे। मेरे को एक चीज़ बताओ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आपको कॉस्ट काय की लगती है? आपको अगर मैं बात करूँ तो कॉस्ट, एक कॉस्ट लगती है मटेरियल की, एक कॉस्ट लगती है लेबर। अच्छा, मैं ये डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर की बात कर रहा हूँ, मैं काय की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर। और एक कॉस्ट जो मेजरली आपको लग सकती है वो ओवरहेड, जिसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ज़्यादा इज्जत नहीं दी क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत लिमिटेड होते हैं, आप उसको प्लान नहीं कर सकते, उसको प्लान नहीं कर सकते। और ओवरहेड में भी कौन से दो कॉस्ट होती है आपकी, एक होती है वेरिएबल, एक होती है फिक्स्ड। आपको नहीं लगता मेजरली जो प्लान करते हो वो इन चार चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्लान करते हो? मेजरली आपकी जो प्लानिंग होती है वो इन चार चीज़ों को ध्यान में रखते हुए होती है कि भाई डायरेक्ट, ये देखो ये वेरिएबल ही होता, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर वेरिएबल ही होता, और कुछ अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस और फिक्स्ड एक्सपेंसेस, इसको ध्यान में रखते हुए हम हमारा डिसीजन लेते हैं। अब मेरे को बताओ, जैसा कि अगर मैं बात करूं मटेरियल में अगर कोई गलती है, मटेरियल में अगर कोई गलती है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ध्यान देना, समझ में आया तो तालियों से सराहना। एक एग्जाम्पल लेते, रुको एक मिनट देना, एक एग्जाम्पल। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते क्या बोल रहा हूँ मैं। मटेरियल का अगर हमको वेरिएंस समझना है, अगर हमको मटेरियल के डिफरेंसेस जानना है,
तो मटेरियल का डिफरेंस अगर जानना है, जी एग्जांपल के तौर पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका स्टैंडर्ड जो था आपने सोच रखा था कि आपने 10,000 क्वांटिटी बनाना है और इसके लिए 10 रुपये लगने वाले हैं, बट एक्चुअल जब करने की बारी आई, अगले वाले ने 11,000 की क्वांटिटी बना ली और जो मटेरियल बनाया, मटेरियल प्रोड्यूस कर दिया, वो उसने 12 रुपये के हिसाब से कर दिया। तो अब मेरे को एक चीज़ बता, वैरिएंस कितना आया, स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस में डिफरेंस कितना है? जवाब दे सकते हो क्या? स्टैंडर्ड और एक्चुअल के परफॉर्मेंस में डिफरेंस कितना है? जवाब दे सकते हो क्या? सोच समझ के जवाब देना। कितना वैरिएंस आया, कितना वैरिएंस आया? कैन यू कैलकुलेट? सबसे पहला पहला सवाल रहेगा कि आपकी मिस्टेक कितनी हुई, मिस्टेक, गलती कितने की है, गलती कितने की हुई, और दूसरा दूसरा सबसे पहले तो वैरिएंस निकाल ले, सबसे पहले तो वैरिएंस निकाल ले, और दूसरा गलती किसकी है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। वैरिएंस का मतलब ये है ना, कंट्रोल लगाना है, मतलब आपको यही देखना है। मेरे को पता डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, सिंपल आप कर सकते हो। वैरिएंस कैसे निकालोगे? 10,000 इंटू 10, आपको स्टैंडर्ड कितना लगना था, स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर कर लोगे। अगर आप स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर कर लोगे तो आपको आपकी गलती पता चल जाएंगी। स्टैंडर्ड को कंपेयर करो, स्टैंडर्ड कितना लगना चाहिए था आपको? 10,000 इंटू 10 लगना चाहिए था। 10,000 इंटू 10 यानी 1 लाख का माल लगना चाहिए था, बट उसने एक्चुअली कितना लगा दिया? 11,000 क्वांटिटी पे 12 रुपये के हिसाब से। कितना होता है 11,000 इंटू 12? 1,44,000 शायद, पता नहीं, मेरा मैथ्स खराब है। कितना होता है 11 इंटू 12? 11,000 इंटू 12, उसने 1,32,000 का माल लगा दिया, 1,32,000 रुपये का माल लगा दिया। तो इसकी गलती, टोटल वैरिएंस 32,000 रुपये का है, हाँ या ना? टोटल वैरिएंस 32,000 का, ये समझाया तो थम्स अप दे। टोटल वैरिएंस एक्चुअल और स्टैंडर्ड में 32,000 का। अच्छा, ये 32,000 एडवर्स बोलूँ चलेगा? क्योंकि ज़्यादा लग गया आपको, स्टैंडर्ड से ज़्यादा लग गया ना, तो 32,000 को मैं -32 आ रहा है सर, माइनस नहीं, एडवर्स बोलेंगे। एडवर्स है 32,000, एडवर्स है, बॉडी में गया 32,000 एडवर्स है, बोल हाँ या ना? अब इसमें गलती किसकी है, किसकी गलती है? दो लोग हो सकते हैं ना, गलती के दो लोग रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका परचेज डिपार्टमेंट, गलती के लिए रिस्पॉन्सिबल दो लोग हो सकते हैं। कौन कौन दो लोग हो सकते हैं? एक हो सकता है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, या एक हो सकता है परचेज डिपार्टमेंट। किसकी गलती है, क्या लगता है आपको इसमें गलती किसकी है? लेबर नहीं, लेबर नहीं। देखो एक तो देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने माल ज़्यादा खरीदा, देख समझ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने माल ज़्यादा वापरा। मैंने 10,000 वापरने को बोला था, उसने 11 वापरा, 1,000 से ज़्यादा माल वापरा। तो आपको नहीं लगता मटेरियल वेस्ट किया उसने 1,000 का, 1,000 का मटेरियल वेस्ट किया, यस और नो? उसको 10,000 क्वांटिटी में बनाना था, उसने 11,000 क्वांटिटी में माल बना, 10,000 क्वांटिटी यूज़ करके प्रोड्यूस करना था, उसने 11,000 वापरा। तो प्रोडक्शन ने 1,000 क्वांटिटी का घापा किया है, प्रोडक्शन ने 1,000 क्वांटिटी का घापा किया है। और परचेज डिपार्टमेंट की गलती क्या है? मैंने उसको 10 रुपये में खरीद के लाने को बोला था, उसने 12 रुपये में खरीद के लेके आया। मैंने उसको 10 रुपये में खरीद कर लाने के लिए बोला था, उसने 12 रुपये में खरीद के लेके आया। तो क्या पूरी की पूरी 32,000 की गलती एक डिपार्टमेंट की है कि दोनों में से मिला के? मैं किसको किसको कितना डांटूं, किसको कितना डांटूं? प्रोडक्शन वाले को डांटूं कि परचेज वाले को डांटूं, कि दोनों को डांटूं? बट अगर मैं दोनों को डांटूं तो किसको कितने अमाउंट का डांटूं, किसको कितने अमाउंट के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराऊं? ये निकालना पड़ेगा ना, ये जानना पड़ेगा ना, बोल हाँ या ना? ये जानना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। ये होता है उसके वैरिएंसेस, ये होते हैं वैरिएंसेस। यानी आप सिर्फ 32,000 की गलती ये नहीं बोल सकते, आप इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबल ठहराओगे, इंडिविजुअल को ध्यान में रखते हुए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराओगे। अगर मेरे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को झापना है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मैं यूजेज के हिसाब से झापूंगा, और परचेज डिपार्टमेंट को मैं रेट के हिसाब से झापूंगा। क्यों महंगा खरीदा, क्यों महंगा खरीदा, गलत, उसको बोलूँगा क्यों ज़्यादा यूज़ किया, क्यों ज़्यादा यूज़ किया। तो आपको नहीं लगता यूजेज के हिसाब से, मतलब मैं यहाँ पे डिफरेंस किसका लूँगा, डिफरेंस कितना लूँगा? 10,000 माइनस 11,000। क्या रे, तूने कितना वापरा, कितना ज़्यादा वापरा? 1,000 का ज़्यादा वापरा। तूने कितने का ज़्यादा वापरा? 1,000 का। तो 10,000 माइनस 11,000। तो आपको नहीं लगता वी आर यूजिंग द फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, इसका डिफरेंस ले लिया हमने, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। बट हमने जो निकाला है वैरिएंस ये रुपीज़ में निकाला है। अगर मैं क्वांटिटी का डिफरेंस लूंगा तो मेरे को रुपीज़ पता चलती है क्या? क्वांटिटी का डिफरेंस लूंगा तो मेरे को रुपीज़ पता चलती क्या? नहीं, क्वांटिटी का डिफरेंस लो तो हमको रुपीज़ पता नहीं चलती। तो आपको नहीं लगता इसको रेट में कन्वर्ट करना है, अमाउंट में कन्वर्ट करना है, तो मेरे को मल्टीप्लाइड बाय रेट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय रेट करना पड़ेगा। ये है ना रेट हमारे, कौन से रेट से मल्टीप्लाई करूँ, कौन से रेट से मल्टीप्लाई करूँ, स्टैंडर्ड रेट या एक्चुअल रेट? 10 रुपये या 12 रुपये, किससे मल्टीप्लाई करूँ?
अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराना है तो 10 रुपये या 12 रुपये, कितने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा? देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, ओए महंगा खरीदा उसमें परचेज वाले की गलती, महंगा खरीदा उसमें मेरी गलती नहीं है ना। मानता हूं मेरी 1000 क्वांटिटी की गलती है, बट मेरी गलती स्टैंडर्ड रेट से होनी चाहिए। महंगा खरीदा वो उसकी गलती, तो इसका हम स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से लेंगे, मतलब 10। तो इसकी गलती का रिस्पॉन्सिबल अगर आपको ठहराना है तो आप ये कितनी गलती के लिए कितने के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं आप इसको? 10,000 एडवर्स। जो 32,000 में से जो 10,000 एडवर्स आया वो प्रोडक्शन की गलती की वजह से आया। तो 10,000 की चोट मारनी है तो प्रोडक्शन, अगर आपको फाइन मारनी है 10,000 रुपये की फाइन मारनी है, फाइन मारना है ना 32,000 रुपये, जिसकी गलती है मैं उससे फाइन लूंगा, तो प्रोडक्शन वाले से हम 10,000 की फाइन लेंगे, प्रोडक्शन वाले को 10,000 का रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। वेयर एज परचेज वाले को कितने का रिस्पॉन्सिबल ठहराओगे? यू कैन डू द मैथ्स, 32 में तो 10 की इसकी गलती है, तो इसकी गलती कितने की होंगी? इसकी गलती 22 की होंगी, इसकी गलती 22,000 की होंगी, हाँ या ना? बट निकलता है, वो भी निकलता है। मेरे को बता, इसकी गलती रेट पे, रेट पे मतलब स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड रेट 10 था, इसने 12 में खरीदा है, तो 2 रुपये का ज़्यादा खरीदा है, 2 रुपये में ज़्यादा खरीदा है, 2 रुपये की गलती है। हाँ, इसको मल्टीप्लाई कैसे करूँ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी या एक्चुअल क्वांटिटी? ये एक्चुअल क्वांटिटी से जाएगा, क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी इतनी यूज़ हुई है। कितनी यूज़ हुई है? 11,000। निकाल के देख ले, 11,000 इंटू 2 करोगे तो आता है क्या? 22,000 एडवर्स। 22,000 एडवर्स, इन दोनों का टोटल मारो तो आगे मिस्टेक मिल गई 32,000 की। किसकी कितनी गलती है? प्रोडक्शन वाले की गलती है 10,000 और परचेज वाले की गलती है 22,000। समझा क्या? समझा क्या? दिस इज हाउ द वेरिएंसेस आर कैलकुलेटेड, दिस इज हाउ द वेरिएंसेस आर कैलकुलेटेड। बट टेंशन मत लो, ये फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूले बेसिकली वी हैव यूज अ फॉर्मूला। जब आपने टोटल मटेरियल वेरिएंस निकाला तो आपने फॉर्मूला यूज किया। अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? मटेरियल वेरिएंस के लिए आपने फॉर्मूला यूज किया स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट। यूजेज वेरिएंस के लिए फॉर्मूला यूज किया स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। रेट वेरिएंस के लिए फॉर्मूला, रेट यानी रेट की गलती, रेट में यानी परचेस की गलती, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। ऐसे फॉर्मूले, कई अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले हैं जो हमारे सिलेबस में होने चाहिए। अगर रहते तो वो पूरा का पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपके सिलेबस में आ जाता। और वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोले ना तो इट टेक्स, जैसा मैं आपको बताऊँ सीए इंटर के अंदर में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, ये दिख रहा है क्या? सीए इंटर का स्टैंडर्ड नाम का टॉपिक है। मेरे को कितने दिन लगते हो पढ़ाने के लिए? सीए इंटर को पढ़ाने के लिए 9 दिन लगते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अगर आपके भी कोर्स में रहता तो इट वुड हैव टेकन दैट मच ऑफ टाइम, बट आपके कोर्स में इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है, वेरिएंस का सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है। क्लियर है क्या? तो भावनाओं में भय मत जाना, भावनाओं में भय मत जाना। देखो दिस इज वेरिएंस एंड दिस इज द कंट्रोल मैकेनिज्म कि भाई इसकी गलती किसकी कितनी है, ये गलती है किसकी कितनी गलती है, कौन कितनी गलती के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझा है तो थम्स अप दो। कौन कितनी गलती के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो समझा है तो थम्स अप दो। गया बॉडी के अंदर, गया गाड़ी बॉडी के अंदर गया, यस और नो? तो इसके अलग अलग वेरिएंस, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, हमारे पास कॉस्ट काय की है। इसके 2 बच्चे, फिर इसके 2 बच्चे, इसके बच्चों के बच्चे, यहाँ पे जो निकलता है इसके भी 2 बच्चे बनते हैं। इसके 2 मेथड है, 2 मेथड के 2 बच्चे, यहाँ पे ये मेथड के 2 बच्चे, फिर ये मेथड के 2 बच्चे, ऐसे बहुत से फॉर्मूले, 20-22 फॉर्मूले तो इस चैप्टर के अंदर में। जैसा अगर हम फिक्स्ड ओवरहेड की बात करें तो इसके 2 बच्चे, इसके याले बच्चे के 3 बच्चे, ऐसे फार्मूले अलग अलग चलते हैं। ऐसे फार्मूले, ये आपने यही किया ना, ये वेरिएंस के 2 बच्चे बनाए ना, मिस्टेक यानी 2 बच्चे। मटेरियल के अंदर में 2 लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो आप, प्रोडक्शन और परचेज। लेबर के अंदर में आप लेबर को, और अगेन रेट, महंगी पड़ी लेबर, घंटे ज़्यादा लगा, एक तो आर्स हो सकते या तो रेट हो सकता है, या तो उसने ज़्यादा टाइम काम किया या उसने महंगी पड़ी। अब उसने अगर ज़्यादा टाइम काम किया तो अगर उसको ज़्यादा टाइम लगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मटेरियल। आइडियल टाइम तो नहीं था, आइडियल टाइम तो नहीं था। अगर आइडियल टाइम होगा तो एक्चुअल कितना घंटे काम किया और बाकी मटेरियल का वेटिंग में कितना काम किया, वो भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निकालनी पड़ेगी ना। मटेरियल ही टाइम पे नहीं पहुंचा तो क्या उसमें लेबर की गलती है क्या? सोच के देख, मटेरियल ही टाइम पे नहीं पहुंचा तो उसमें लेबर की गलती है क्या? नहीं। अब वेरिएबल ओवरहेड जो रहता है इट कैन डिपेंड ऑन योर मटेरियल के बेस पे निकाल सकते हो या लेबर के बेस पे निकाल सकते हो। तो मटेरियल के दोनों फॉर्मूले यहाँ लगते, लेबर के चारों फॉर्मूले यहाँ लगते। तो ऐसे अलग अलग फॉर्मूले यहाँ है। सेम फिक्स्ड ओवरहेड आपके कोर्स में ना, उन्होंने क्या मस्ती की मेरे को पता नहीं क्यों नहीं, आपके कोर्स में ना कंट्रोल रेशो के अंदर में ये दे दिया है। कंट्रोल रेशो जो है ना, अभी हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, उसके अंदर में फिक्स्ड ओवरहेड के रेशियोज दे दिए।
कोई लॉजिक नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, सीधा सीधा फिक्स्ड ओवरहेड के रेशो दे दिए, और उसमें भी आधे, उसमें भी आधे, पूरे नहीं। फिक्स्ड ओवरहेड के रीजंस दो है, दो बच्चे, फिक्स्ड ओवरहेड के दो बच्चे, हाँ, उसमें भी सिर्फ वॉल्यूम रेशियो पे कंसंट्रेट किया उन्होंने। मैं बताता हूँ, मैं जब उसमें आऊंगा तब बताता हूँ, एक मिनट। यहाँ तक समझा क्या? वेरायंसेस क्या होते हैं ये समझा क्या बेटा? वेरायंसेस क्या होते हैं ये समझा क्या? और उसके कंट्रोल कैसे निकाले जाते, कंट्रोल रेशियोज जो रहते हैं वो अलग अलग अलग, हर एक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराना, इस कंट्रोल लगाना, रिस्पॉन्सिबल मानना, किसकी ये गलती इज अप्लाइंग कंट्रोल ना, किसकी गलती इज अप्लाइंग कंट्रोल ना, तूने गलत किया कम कर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराना इज अप्लाइंग कंट्रोल, बोला आया ना, यस और नो? तो ये बजट और वेरायंस, बजट और कंट्रोल का मीनिंग समझा क्या? बजट वेरायंस इज डिफरेंस, गलती जानना, किसकी कितनी गलती, किसकी कितनी गलती ढूंढना इज कंट्रोल, किसकी कितनी गलती ढूंढना इज कंट्रोल, यस यस और नो? ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कवर होता है, बट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमारे सिलेबस में नहीं, बस यही दो टॉपिक के अंदर में दे रखा है। अब एक मिनट, बजट वेरिएंस के लिमिटेशन क्या है? बजट वेरिएंस के लिमिटेशन मतलब डिफरेंस निकालने के, कि भाई एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर करने में क्या दिक्कत हो सकती है। अभी तक आपने गलती एलोकेट नहीं की है, जब आप बजट वेरिएंस निकाल रहे हो तो आपने गलती एलोकेट नहीं की है, जब आप कंट्रोल लगाते हो तब गलती एलोकेट करते हो आप, राइट? तो बजट वेरिएंस में क्या होता है? बजट वेरिएंस में इट एड्स इन इफिशिएंट बजटिंग एक्टिविटी, इंपॉर्टेंस है इसकी, इंपॉर्टेंस है, लोअर डेविएशन फ्रॉम द प्लान बजट। आपको नहीं लगता आप बार बार वॉच रखते हो, ध्यान रखते हो, डिफरेंस निकालते हो, तो हम उस पर वॉच रख के डेविएशन कम करने की कोशिश करेंगे, जैसे ज़्यादा डेविएशन होता है हम उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। इट एक्ट एज अ कंट्रोल मैकेनिज्म हेल्प द मैनेजमेंट टू into possible ways of how the safe deviation can be avoided। इसके reasons यहाँ से पता चलते हैं। Facilitate the assigning of the responsibilities, आप responsibilities assign करना है, इस control लगाना। आप budget बनाने के बाद control लगा के responsibility assign कर सकते हो ना, तेरी कितनी गलती, तेरी कितनी गलती। It helps in identifying the need of change in overall strategy। चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है, हो सकता है कि शायद यहाँ पे इस मटेरियल को बनाने के लिए 10,000 लगता ही नहीं है, 11,000 क्वांटिटी लगने वाला है, रेट बढ़ गए हैं, जो भी है चेंजेस इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे को यहाँ हेल्प करने के लिए। क्योंकि आप जब इनसे रीज़न पूछोगे, यूजेज वाले को पूछेंगे, अरे मटेरियल ज़्यादा क्यों लगा? साहब आग लग गई थी गोडाउन में, ठीक है। महंगा क्यों पड़ा सर? कैरेज थोड़ी महंगी हो गई है, आजकल लेबर मिल नहीं रही है माल लाने को, ठीक है। मटेरियल महंगा नहीं हुआ, कैरेज महंगी होगी। हम कंट्रोल लगा सकते हैं। अगर मटेरियल महंगा हो गया होगा तो हम नया सप्लायर ढूंढेंगे, मटेरियल महंगा हो गया, ये महंगा देने लग गया, तो दूसरे सप्लायर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। वी कैन अप्लाई कंट्रोल्स, वी कैन अप्लाई अकॉर्डिंगली, हम कंट्रोल लगा सकते हैं, ठीक है। विदाउट वेरिएंस एनालिसिस अ बजट सीज टू वर्किंग डॉक्यूमेंट। अगर आपने बजट बना लिया, उस पर आप डिफरेंस निकाल ही नहीं रहे हो कि बजट में और परफॉर्मेंस में फर्क क्या है, तो फिर वो बजट बनाने का इंटेंशन क्या हो, तो एक डॉक्यूमेंट बन के रह जाएगा ना। तो बजट वेरिएंस इज इंपॉर्टेंट, सिर्फ बजट बनाने से काम नहीं चलेगा, उसका डिफरेंस निकाल के इवेलुएट करके डिसीजन लेना भी जरूरी है। लिमिटेशन ऑफ बजट वेरिएंस। बजट वेरिएंस के क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या लिमिटेशंस है? तो पहला, इफ बजट इज नॉट made taking into consideration the detail of analysis factors exercising would loosely done। अगर आपने सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बजट नहीं बनाया तो आप वही है, कोटेशन बदल गया, आवर्स कितने लगते हैं, तो एक्चुअल नंबर में बहुत डेविएशन आएगा अगर आप बहुत ध्यान से नहीं बनाते हो तो। इट इज़ एक्टिविटी बेस्ड फाइनेंशियल रिजल्ट, लेजर मच लेटर क्वार्टरली क्लोजिंग देयर मस्ट बी अ गैप बिटवीन। वही है, एक्टिविटी बेस्ड रहता है, आपने सही समय पे सही टाइम पे एक्शन नहीं लिया तो डिफरेंस आ जाता है, सही समय पे सही टाइम पे एक्शन नहीं लिया तो डिफरेंस आ जाता है। नाउ जैसा कि मैं आपको बता रहा था कंट्रोल रेशोज, ये जो अभी मैं पढ़ाया मैंने, ये जो रेशो, ये वाला जो फॉर्मूला पढ़ाया मैंने बेटा, ये जो दो फॉर्मूले पढ़ा, ये कंट्रोल रेशोज है। कंट्रोल रेशोज विथ रिस्पेक्ट टू, ये फॉर्मूला क्या है? कंट्रोल रेशोज विथ रिस्पेक्ट टू, जवाब दे, कंट्रोल रेशोज विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियल, कंट्रोल रेशोज विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियल, ठीक है। अब अगर मैं मोटा मोटी फॉर्मूला बताऊँ ना आपको, मोटा मोटी फॉर्मूला मैंने कहीं लिख रखे है शायद, रुको देखने दो। हाँ ये देख, ये रहे मोटा मोटी। अगर मैं फार्मूले की बात करूँ तो देख, मटेरियल के फार्मूले ये है, मटेरियल के दो बच्चे, यूजेज वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस। यूजेज में भी मिक्स और यील्ड, वो जान दे, वो अलग चीज़ हो गई। लेबर के अंदर में भी इफिशिएंसी एंड रेट, और नीचे में आइडियल टाइम, आइडियल टाइम तो नहीं बैठा था ये। उसके बाद में वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, ये मटेरियल के बेसिस पे, या ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम मतलब लेबर के, क्योंकि
ओवरहेड कितना लगेगा, जितने ज़्यादा घंटे लगेंगे उतना ज़्यादा ओवरहेड, या जितना ज़्यादा मटेरियल लगेगा उतने ज़्यादा ओवरहेड। तो आप आउटपुट या टाइम दो को बेसिस बना सकते हो। बट व्हेन इट कम्स टू फिक्स्ड ओवरहेड, बेटा एक चीज़ समझ, मैं आपको अगर पूरा एक रेशियो बना, ये कहाँ गया हमारा, अगर हम बात करें आपके सिलेबस में कितना है, तो अगर मैं आपको मोटा मोटी जो अभी समझा रहा था, आपने देखा मटेरियल के कुछ फार्मूले हैं, लेबर के कुछ फार्मूले हैं, वेरिएबल ओवरहेड के दो फार्मूले, दो बेस है एक्चुअली कैलकुलेट करने के, दोनों से आंसर सेम ही आता है। या तो आप मटेरियल को बेस बना के कैलकुलेट कर लो, या आप लेबर को बेस बना के कैलकुलेट कर दो। जैसा कि अगर हम हमारी क्लासेस की बात करेंगे तो हमारे वेरिएबल ओवरहेड किस बेसिस पे अलोकेट होने चाहिए, किस बेसिस पे कैलकुलेट होने चाहिए, हमारे लिए मटेरियल इज़ द की फैक्टर और लेबर इज़ द की फैक्टर। हमने कैलकुलेशन लेबर के बेसिस पे करना चाहिए ना, मटेरियल तो क्या इंदा पंदा चौंदा सा लगता है, तो हमारे लिए लेबर बिकम्स द की फैक्टर। वहीं अगर जो फर्नीचर मर्चेंट है वो मटेरियल को बेस बनाते हुए वेरिएबल ओवरहेड्स निकालता है। समझा के क्या बोला मैंने? प्रोडक्शन वाला मटेरियल को बेस बनाता है, सर्विस वाला लेबर को बेस बना के वेरिएबल ओवरहेड्स के वेरिएंसेस ढूंढता है। बट अब जब हम फिक्स्ड ओवरहेड की बात करते हैं, तो फिक्स्ड ओवरहेड में आपने सोचा था इतना खर्चा लगना चाहिए, आपको ज़्यादा खर्चा लगा। तो बेटा फिक्स्ड ओवरहेड में बात समझ, फिक्स्ड ओवरहेड में रीज़न क्या हो सकते हैं डिफरेंस आने के, फिक्स्ड ओवरहेड में रीज़न क्या हो सकते हैं डिफरेंस आने के? बच्चा जवाब दे, फिक्स्ड ओवरहेड में क्या रीज़न हो सकते हैं तेरा डिफरेंस आया? एनीवन, एनी गेसेस? सर एक तो कॉस्ट है, यस बहुत ही बढ़िया। एक तो आप क्या बोलोगे सर? कॉस्ट। कॉस्ट मतलब रेट बोलूँ चलेगा? कॉस्ट मतलब रेट बोलूँ तो चलेगा? बोल हाँ या ना। देख कॉस्ट मतलब एक तो हो गया रेट, दूसरा दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरा रीजन क्या हो सकता है? आपको नहीं लगता आपने जितने, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड्स, ध्यान से सुनना आराम से समझना, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर अलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। आउटपुट जितना बना है उस पर अलोकेट होता है ना, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस पे अलोकेट होता है। जितने ज़्यादा आप यूनिट बनाओगे उतनी कॉस्ट कम होगी, जितने ज़्यादा यूनिट आप बनाओगे उतनी कॉस्ट कम होगी, या जितने कम यूनिट बनाओगे उतनी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ेगी। समझा क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या बोल रहा हूँ समझा क्या? तो आपको नहीं लगता एक रीज़न इसका वॉल्यूम भी हो सकता है? एक रीज़न इसका वॉल्यूम भी हो सकता है, बोल हाँ या ना, यस और नो? वॉल्यूम को आप चाहो तो सिंपल वर्ड्स में क्या बोल सकते हो? एक्टिविटी। आप इसको सिंपल वर्ड्स में क्या बोल सकते हो? एक्टिविटी रेशो। क्या बोल सकते हो? एक्टिविटी रेशो। आई होप बॉडी में गया है, आई होप बॉडी में गया है, यस और नो? अब अब कॉस्ट वॉल्यूम में फर्क पड़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? वॉल्यूम में फर्क पड़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? प्रोडक्शन कम ज़्यादा होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तीन बच्चे उसके, कितने बच्चे हैं? तीन बच्चे, बोलो क्या क्या कारण हो सकते हैं? व्हाट आर द थ्री रीजंस? व्हाट कैन बी द थ्री रीजंस फॉर दिस? आराम से सोचो, मिलेगा जवाब मिलेगा। एनीवन? क्या तीन रीजन हो सकते हैं इसके डिफरेंस आने के? क्या तीन रीजन हो सकते हैं इसके डिफरेंस आने के? देख तीन रीजन, एक हो सकता है आपका, एक हो सकता है, एक मिनट, कहाँ गया रे? एक रीजन हो सकता है कि आपको दिन ज़्यादा लग गए, दिन कम ज़्यादा लग गए भाई, जितने दिन में माल बनना था उतने दिन में नहीं बना, जितने दिन में माल बनना चाहिए था उतने दिन में नहीं बना, 10 दिन बोला था 12 दिन लगा दिए। तो आपको नहीं लगता ज़्यादा खर्चा, ज़्यादा फिक्स्ड ओवरहेड का एलिमेंट आप लेके बैठ गए? हाँ या ना, यस और नो? एक हो सकता है लेबर ने टाइम ज़्यादा लगा दी, एक हो सकता है लेबर ने टाइम ज़्यादा लगा दिया, और एक हो सकता है ना आपको क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ज़्यादा लग गया होगा। एक हो सकता है आपको क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ज़्यादा लग गया होंगे, या तो दिन लग गए होंगे, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डेज। जितने ज़्यादा दिन होते हैं उतनी कॉस्ट अलोकेट होती है। ज़्यादा समय लगा तो लेबर कॉस्ट बढ़ेंगी, उसी तरीके से फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट भी बढ़ेगी, अगर नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से भी तो कॉस्ट बढ़ेंगी ना। दिन ज़्यादा लगे, दिन ज़्यादा लगे, अब सर लॉकडाउन लग गया था, हमारी गलती नहीं है, दिन ज़्यादा लगे, ठीक है, लॉकडाउन की गलती, दिन की गलती। बट जो काम 8 घंटे में होना चाहिए था वो तूने 10 घंटे में किया, तो 2 घंटे की गलती तो तेरी है ना, 2 घंटे की गलती तो लेबर की है ना, आया ना? अगर वेस्टेज ज़्यादा निकल रहा है तो गलती किसकी है? अगेन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की गलती है कि भाई वेस्टेज क्यों ज़्यादा हो रहा है।
क्वालिटी खराब थी क्या मटेरियल की, तो 3 बेस पे इसको हम अलोकेट कर सकते हैं। काय पे तीन अलग अलग गलतियां हम उसकी पकड़ सकते हैं। ये बॉडी के अंदर गया क्या, ये बॉडी के अंदर गया है तो थम्स अप दो, ये बॉडी के अंदर गया है तो थम्स अप दो। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपके कोर्स में जो है ना वो सिर्फ वॉल्यूम वेरिएंस है, जिसको उन्होंने एक्टिविटी बोल रखा है। डेज का बेसिस है, जिसको कैलेंडर बोलेंगे हम, जिसको क्या बोलेंगे हम, कैलेंडर रेशो। आर्स का है, उसको क्या बोलते हैं मेरे को भी नहीं पता, कुछ तो भी अजीब ही वर्ड वापरा हुआ है। आर्स का जो है, हाँ आर्स का जो है उसको इफिशियंसी रेशो बोलते हैं। आर्स के इसको क्या बोलेंगे, नहीं हाँ आर्स वाला जो है इसको ये लोग क्या बोलते हैं, इफिशियंसी रेशो, इफिशियंसी रेशो। और क्वांटिटी वाले को ये बोलते हैं कैपेसिटी रेशो। ऐसे 4 रेशो आपके कोर्स में है। कौन से एक्टिविटी रेशो, कैलेंडर रेशो, इफिशियंसी रेशो एंड कैपेसिटी रेशो। आई होप आपको कंसेप्ट समझा पाया हमें। हमको वैरिएंस में कंट्रोल लगाते वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी ढूंढना है कि ज़्यादा दिन लगने से कितनी गलती हुई, ज़्यादा घंटे लगने से कितनी गलती हुई और ज़्यादा क्वांटिटी लगने से कितनी गलती हुई, कम ज़्यादा जो भी है उसका वेरिएंस का रीज़न क्या है। ये वॉल्यूम रेट वाला तो कोर्स में नहीं है, ये आपके कोर्स में ही नहीं है, रेट वाला आपके कोर्स में नहीं है, बट ये 3 आपके कोर्स में, यानी ये 4 कितने फॉर्मूले बन के आएंगे, 4। एक फॉर्मूला बनेगा एक्टिविटी का, एक बनेगा कैलेंडर का, एक बनेगा इफिशियंसी का और एक बनेगा कैपेसिटी का। बॉडी में गया है तो थम्स अप दे दो, बॉडी में गया है तो थम्स अप दे दो बेटा। अब सर मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि वेरिएंस क्या होते हैं, मैं इसके फॉर्मूले के लॉजिक नहीं समझा पाऊंगा आपको, फॉर्मूले हमको रटना पड़ेगा। सर आप बात कर रहे हो सर, आप नहीं समझा पाओगे, अरे बेटा अगर उसके लॉजिक समझना है ना तेरे को ये पूरे फॉर्मूले समझना पड़ेगा, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड देख तू सबसे आखिरी में है। जब तक तू इसके लॉजिक नहीं समझेगा ना, इन सब के फॉर्मूले नहीं समझेगा ना, फिक्स्ड ओवरहेड समझ में ही नहीं आता। अब बताया ना, मैं अगर मटेरियल, लेबर, वेरिएबल सब पढ़ाने जाऊंगा तो 9 दिन लग जाएंगे, उतना टाइम नहीं है, उतना उस वेटेज, उस टॉपिक को वेटेज भी नहीं है। उससे अच्छा अगर मैं ये गिन के 4 फॉर्मूले हमारे कोर्स में, गिन के अगर मैंने ये 4 फॉर्मूले याद कर लिए तो मेरा काम हो जाएगा क्या, गिन के अगर मैं ये 4 फॉर्मूले याद कर लूँ तो क्या मेरा काम हो जाएगा क्या, बोल हाँ या ना, यस और नो बोल, यस और नो। तो हमने क्या करना है, मैं रादर फॉर्मूले के लॉजिक की जगह आपको ये समझाया कि करना क्या है। आपका वॉल्यूम में डिफरेंस आता है, वॉल्यूम का डिफरेंस इन 3 रीजंस की वजह से आता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें एक्टिविटी रेशियो, दिस इज योर वॉल्यूम रेशियो, वॉल्यूम जिसका फॉर्मूला क्या है, देख फॉर्मूला क्या है, एक्टिविटी रेशियो में आपका टोटल कि भाई ज़्यादा क्वांटिटी वापरने की वजह से गलती क्या है, रेट की गलती, बट तूने ज़्यादा क्वांटिटी, देख क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती, घंटे ज़्यादा हो सकते, दिन ज़्यादा हो सकते, क्वांटिटी घंटे और दिन घंटे और क्वांटिटी, ऐसे 3 अलग अलग चल रहे हैं। तो ये हमारा एक्टिविटी रेशियो को मैं अगर यहाँ ब्रैकेट में वॉल्यूम लिख दूँ तो चलेगा, याद आएगा, क्लिक होगा, एक्टिविटी मतलब वॉल्यूम, एक्टिविटी मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम बोला तो हमारे लिए बेस क्या रहेगा, वॉल्यूम बोला तो हमारे लिए बेस क्या रहेगा, एक्चुअल आउटपुट जो आपने निकाला, एक्चुअल आउटपुट कंपेयर्ड विथ, यहाँ पे हम आर्स को बेस बना के चल रहे हैं, किसको बेस बना के चल रहे हैं, आर्स। तो हमारा फॉर्मूला अगर मैं इसको याद रखना है तो बेटा एकदम आसान तरीके से याद रखना, स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, इतना इतना टेंशन मत लो, इंपॉर्टेंट की वर्ड है एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आर्स। फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आर्स। स्टैंडर्ड आर्स बजटेड ही रहते और एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड आर्स के कंपैरिजन में ही रहता। समझा क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर नीचे आर्स को बेस बनाया आपने, आर्स को बेस बनाया ना, आर्स को बेस बनाया तो आपके स्टैंडर्ड आउटपुट भी विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड आर्स रहेंगे, आउटपुट भी विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड, फॉर्मूला आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू आर्स है, आउटपुट डिवाइडेड बाय आर्स, ये याद रखना। फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आर्स, एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आर्स। गया बॉडी के अंदर ये फॉर्मूले का लॉजिक, सॉरी आई विल नॉट टेल, वो पूरा समझाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ लेबर का भी कंसेप्ट लगता है और मटेरियल का भी कंसेप्ट लगता है। आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियल आपने कितने घंटे यूज किए, ऐसा होता है वो, विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियल आपने कितने घंटे यूज किए, मत पढ़ो उस सब चक्कर में मत पढ़ो, फॉर्मूला याद कर लोगे सीधा सीधा। ये क्या देता है, इट मेजर द लेवल ऑफ एक्टिविटी अटेंडेंट ओवर अ पीरियड, द रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टैंडर्ड आर एंड, वही वो रिलेशनशिप क्या पढ़ोगे, यही फॉर्मूला है। कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब ये क्वांटिटी में बात करता है कि क्वांटिटी की कितनी गलती, ये बात करता है क्वांटिटी की कि क्वांटिटी में कितनी गलती, तो कितने घंटे, ज़्यादा घंटे काम की। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल आर वर्क्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। सर क्वांटिटी की गलती बोल रहे हो और आवर्स गिन रहे हो आप, क्वांटिटी की गलती बोल रहे हो और आवर्स गिन रहे हो, हाँ बेटा यही है वो फॉर्मूला, एक्चुअली 2 फॉर्मूले को मिला के आता है जिसमें क्वांटिटी क्वांटिटी कट जाता है, तो अल्टीमेटली जो डिफरेंस रह गया, ज़्यादा घंटे काम किया तो ज़्यादा क्वांटिटी लगी, ऐसा कंसेप्ट पे वो फॉर्मूला बना है। तो ज़्यादा आवर्स काम करेगा तो तेरा मटेरियल ज़्यादा यूज़ होगा,
तो एक्चुअल आर वर्क्स एज कंपेयर टू बजटेड, तूने ज़्यादा घंटे काम किया है, तेरा बजटेड आर कम था, तो तूने क्वांटिटी भी उस रिस्पेक्ट में, उस प्रपोर्शन में ज़्यादा यूज़ किया है, उस रिस्पेक्ट में, उस प्रपोर्शन में ज़्यादा यूज़ किया है। समझा क्या? बोलो हाँ या ना। अगला है इफिशियंसी, इफिशियंसी रेशो, इफिशियंसी रेशोज ये विथ रिस्पेक्ट टू आर से, इफिशियंसी रेशोज विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो तूने अगर ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस किया, तूने ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस किया तो उसके लिए ज़्यादा घंटे लगे होंगे ना, तूने ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस किया तो उसके लिए तेरे को ज़्यादा घंटे लगे होंगे। सोच के देख क्या बोल रहा हूँ। ओ जी हाँ या ना, लॉजिक समझ के देख, ज़्यादा घंटे ज़्यादा आउटपुट निकाला तूने, स्टैंडर्ड आउटपुट तेरा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू तेरा एक्चुअल आर्स, तूने उसको कितने लगने चाहिए था, तो तेरे को क्या मिल जाएगा इससे कि तेरा इफिशियंसी में कितनी गोची है, कितनी गोची। बॉडी में गया क्या, बॉडी में गया क्या, हाँ या ना। सर बजटेड स्टैंडर्ड आर और बजटेड आवर्स में क्या डिफरेंस होता है? देख, बजटेड स्टैंडर्ड आर और बजटेड आवर्स में क्या डिफरेंस होता है मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, बाद में बताता हूँ। अब ये मैं समझाना नहीं चाहता था, आप पूछ रहे हो। वही समझाना मतलब पूरे रेशोज समझाना हो जाता है, वो समझाना मतलब पूरे रेशोज समझाना होता है। एक मिनट, कैलेंडर रेशोज मतलब ये डेज के ऊपर में था, कैलेंडर रेशो डेज के ऊपर में था, तो देख डेज बेस है। एक्चुअल वर्किंग डेज इन पीरियड, इसने डेज को बेस बनाया, एक्चुअल डेज ये, एक्चुअल डिवाइडेड बाय वर्किंग डेज ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड ड्यूरिंग द पीरियड, बजटेड एक्चुअल डिवाइडेड बाय बजट, एक्चुअल डिवाइडेड बाय बजट। क्लियर हुआ? बॉडी के अंदर गया, बॉडी के अंदर गया, बोल हाँ या ना। एक्चुअल कितने दिन काम किया, कितने दिन काम करना चाहिए था, कितने दिन काम किया, कितने दिन काम करना चाहिए था, डिफरेंस तेरा वेरायंस है, डिफरेंस इसके वजह से वेरायंस आया। ये समझा यहाँ तक, ये समझा यहाँ तक, बोल हाँ या ना। ठीक है। अब एक जन पूछ रहा है, मेरे से एक सवाल पूछा गया है, मेरे से एक सवाल पूछा गया है, क्या सवाल था बेटा, एक बार वापस पूछना। सर बजटेड स्टैंडर्ड आवर्स और बजटेड आवर्स में क्या फ़र्क है? बजटेड स्टैंडर्ड आवर्स और बजटेड आवर्स में क्या फ़र्क है? जैसा एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे मेरे को बजटेड 10 आवर्स लगते टू प्रोड्यूस अ क्वांटिटी ऑफ 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट बनाने के लिए मेरे को 10 घंटे लगते, 10,000 यूनिट बनाने के लिए 10 घंटे लगते। अब मैंने एक्चुअली मान लो, मैंने मान एग्जांपल के तौर पे मैंने 11 घंटे लगाए, एक्चुअली मैंने 12 घंटे लगाए, समझ लो 12 घंटे लगाए, और मैंने जो क्वांटिटी प्रोड्यूस की है वो 13,000 क्वांटिटी प्रोड्यूस की है। मैंने क्या क्वांटिटी प्रोड्यूस की है? 13,000। तो दिस विल बी टर्म्ड एज बजटेड आवर्स, दिस विल बी टर्म्ड एज बजटेड आर, इसको बजटेड आर बोलते हैं। नाउ व्हाट इज बजटेड स्टैंडर्ड आर? आप जो सवाल पूछ रहे हो कि सर बजटेड स्टैंडर्ड आर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। बजटेड स्टैंडर्ड आर्स का मतलब होता है आर्स विच यू वुड हैव एक्चुअली रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस्ड एक्चुअल क्वांटिटी। समझा क्या? आर्स विच यू वुड हैव एक्चुअली रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मतलब अगर अगर आपको 13,000 क्वांटिटी बनाना रहता, देख क्या होता है, तेरे को 10 घंटे लगते हैं 10,000 क्वांटिटी बनाने के लिए, 10 घंटे लगते हैं 10,000 क्वांटिटी बनाने के लिए। बट अगर मान ले तेरे को 13,000 क्वांटिटी बनाना रहती, 13,000 क्वांटिटी बनानी रहती, तो कितने घंटे लगते? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आंसर मिल सकता है क्या? 13,000 डिवाइडेड बाय 10, नहीं 13,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10,000, कितने घंटे लगे रहते बेटा? 13 घंटे लगे रहते। तो बजटेड आवर्स इज 10 एंड बजटेड स्टैंडर्ड आवर इज 13। स्टैंडर्ड आवर्स इज कंपेयर्ड विद एक्चुअल कितने समय लगा रहता, कंपेयर्ड विद एक्चुअल कितना टाइम लगा रहता। बहुत डिटेल में मत जाओ, बहुत डिटेल में मत जाओ, क्योंकि अगर ये सब मैंने कैलकुलेशंस और क्वेश्चंस इसमें देने गए तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस बनेंगे। हमारे एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछने वाला है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू फार्मूला पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक फार्मूला बोलेगा, फिल इन द ब्लैंक्स क्या मिसिंग है बोलेगा, या वो बोल देगा कि कैपेसिटी का फार्मूला क्या, ऑप्शन दे देगा ए बी सी, इफिशियंसी का फार्मूला क्या, ऑप्शन दे देगा ए बी सी। तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और बहुत हो गया तो एक इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा, सर एक्टिविटी रेशियो ऑफ द कंपनी इज 80%, एक्टिविटी रेशियो ऑफ द कंपनी इज 80%, ओके एक्टिविटी रेशियो 80% है, कैपेसिटी रेशियो इज 20%। आपको लगा ना इंटू 100 आप बार बार इंटू 100 ही करते हो, तो आपको एक्टिविटी रेशियो और कैपेसिटी रेशियो दिया हुआ है, आपको बोला इफिशियंसी रेशियो निकालो। देखो आपको नहीं लगता कहीं भी उसने इसका फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, कहीं भी उसने एक्टिविटी और इफिशियंसी का रिलेशन नहीं बताया, ऊपर में कहीं भी एक्टिविटी
क्या क्या दिया हुआ है, एक्टिविटी, कैपेसिटी और इफिशियंसी। इन तीनों का कहीं भी रिलेशन दिया है क्या आपके कोर्स में? कहीं भी रिलेशन दिया हुआ है क्या फॉर्मूले का? नहीं, बट क्वेश्चन वैसा पूछ रहा है। कहीं भी रिलेशन नहीं, आप पूरी थ्योरी पढ़ लोगे, कहीं भी रिलेशन नहीं। रिलेशन मेरे को पता है, डोंट वरी, मैं बता दूंगा आपका रिलेशन क्या होता है। एक्चुअली योर रिलेशन इज एक्टिविटी रेशो इज इक्वल टू इफिशियंसी रेशो मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटी रेशो। रिलेशन क्या है? ये फॉर्मूला एक और ऐड कर लो कहीं पे, ये फॉर्मूला एक और ऐड कर लो। एक्टिविटी रेशो इज इक्वल टू इफिशियंसी रेशो मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटी रेशो। इफिशियंसी रेशो मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटी रेशो, ऐसा कर लोगे आप तो आपको आपका एक्टिविटी वो मिल जाता है, एक्टिविटी रेशो। अब गिवन एग्जांपल में आपको एक्टिविटी रेशो पता है 80% है, इफिशियंसी रेशो नहीं पता, यही तो निकालना है, इफिशियंसी रेशो नहीं पता। कैपेसिटी रेशो पता है आपका, कैपेसिटी रेशो 120 है। तो अब कैसा रखोगे, इफिशियंसी रेशो इधर रखो, बाकी सब इज इक्वल टू के उधर ले जाओ, आंसर क्या आ जाएगा, 80 डिवाइडेड बाय 120 इज इक्वल टू इफिशियंसी रेशो। कर लो कितना आता है, 0.666% आता है, बट वो यानी 0.666 आता है, उसको परसेंटेज कर लो तो यानी 0.666 आता है। दैट इज, आपको नहीं लगता आंसर इज 66.67%? हाँ या ना? आई होप आपको रिलेशन समझा है। एक्टिविटी रेशो और इफिशियंसी रेशो, इफिशियंसी एंड कैपेसिटी रेशो मल्टीप्लाई कर दो तो एक्टिविटी रेशो मिलता है। अगेन लॉजिक सिर्फ छोड़, फॉर्मूला याद रखो, लॉजिक समझाने गया तो पूरा वो रेशो के मेरे को ब्रेकअप बनाने पड़ेंगे, कुछ अजम्पशंस लेने पड़ते, वो नहीं, जाने दो। समझा क्या? समझा क्या? बोल हाँ या ना। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, या वो 4 फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछ सकता है, दैट्स इट, दैट्स इट। बाकी वो इतनी सारे, सर अभी आपने हमको थोड़ी देर पहले ये भी बताया बजटेड स्टैंडर्ड, नहीं 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 सर, ये इतने सारे आपने फॉर्मूले बताया, मटेरियल का आपने समझाया भी, ये सब पूछेगा क्या? नहीं, इतना डिटेल में वो आपसे नहीं पूछने वाला। आपसे वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेगा, भाई ये 4 फार्मूले बता दे, 4 फार्मूले क्या क्या, ये रटने पड़ेंगे थोड़े से हमको, लॉजिक मैंने बहुत हद तक बताने की कोशिश की है आपको, और कैलेंडर रेशो वगैरह। और एक लास्ट एक फार्मूला और है जो आप लोगों ने लिख रखा है, एक्टिविटी रेशो इज इक्वल टू इफिशियंसी रेशो इनटू कैपेसिटी रेशो। कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, डू यू हैव एनी डाउट? ये है हमारा बजटिंग, ये है हमारा बजटिंग। कोई डाउट है? छोटा मोटा नाटा खाटा? नहीं? तो हियर द बजटिंग चैप्टर गेट्स ओवर। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, न्यू थिंग। एमसीक्यू सॉल्व करना चालू कर दो इसके, ठीक है? चले, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।